तो अभी वेलकम बैक गाइस। एंड हमने अब तक डिस्कशन कर लिया है कि व्हाट आर गेस्टिमेट्स गेस्टिमेट्स क्या होते हैं। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल डिस्कस किए। उसके साथ में वी डिस्कस डिफरेंट अप्रोच टू गेस्टिमेट्स, टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप अप्रोच हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा अप्रोच बिल्डिंग हो चुका है। सो वी आर लाइक प्रेटी गुड विद गेस्टिमेट्स। एंड इसके बाद हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ केस स्टडीज। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा केस स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट भी कर देता हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। केस स्टडीज एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू एस केस स्टडीज। समझे? सो इतना पढ़ने के बाद और इतनी सब चीज़ें गो थ्रू करने के बाद यू मस्ट एस केस स्टडीज। कैसे भी केस स्टडी हो, प्रैक्टिस, रिपीट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, टिल यू आर नॉट परफेक्ट इन एसिंग केस स्टडीज, टिल यू आर नॉट गुड विद बेसिक्स एंड कंसेप्ट, तब तक करते रहना है। ठीक है, सो पहला एक केस स्टडी देखते हैं। ठीक है, हमने 5 टाइप की केस स्टडी डिस्कस की थी एंड बारी बारी हम हर एक टाइप की केस स्टडी उठाएंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं अभी। मार्केट साइजिंग का एग्जांपल है च्युइंग गम मार्केट। सो हाउ वुड यू एस्टिमेट द साइज ऑफ द एनुअल यूएस च्युइंग गम मार्केट। सो ये क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ विल वुड यू एस्टिमेट द साइज ऑफ द एनुअल यूएस च्युइंग गम मार्केट। अब याद करो हमने क्या एक डिस्कशन किया था अभी एयरप्लेन वाले से पहले वाले प्रीवियस पार्ट में, कि जब भी कंजम्पशन वाली चीज़ें आती हैं, व्हाट वी डू, वी यूज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। समझे? तो टॉप डाउन अप्रोच हमारा क्या था, रिवाइज करते हैं फिर से। टॉप डाउन अप्रोच ये था कि हमारे पास यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसके बाद हमने डिफरेंट फैक्टर्स लगा के इसको फिल्टर किए एंड यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल रही थी एक्स। अब उस वैल्यू एक्स को हमें आया कि ठीक है, टोटल हमारी पॉपुलेशन जो कंजम्पशन करेगी वो ये करेगी। एंड देन अब वुड यू एस्टिमेट द साइज ऑफ द एनुअल यूएस च्युइंग गम मार्केट। ठीक है, तो देखो अब आपके पास पॉपुलेशन आ गई। अब पॉपुलेशन से किसी भी चीज़ का मार्केट कैसे निकालोगे। सपोज आपके पास कितने लोग हैं, आप बोल रहे हो कि टोटल मेरे पास 100 लोग हैं एंड 100 लोग, मुझे पता है कि वो 10 रुपये की चीज़ कोई भी खरीद सकते हैं। आई कैन मेक देम परचेज अ 10 रुपीज़ थिंग और दैट पोटेंशियल कस्टमर्स। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी पोटेंशियल जो मार्केट है उसका साइज़ क्या, इट विल बी 100 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। सो सेम हमें यहाँ पर करना है। और ये तो एक बहुत ही हमने इजी केस स्टडी पिक की यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम एस्टिमेट करेंगे द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, क्या, हु विल बी अवर पोटेंशियल कस्टमर्स। अब मुझे चीज़ बता दो, हमारे सबसे ज़्यादा कौन से कस्टमर होंगे इसमें। अब जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स, अगेन आई विल कम ऑन दैट कंसेप्ट, आर दे पोटेंशियल कस्टमर्स। भाई एक 50 वाला एज ग्रुप है, उसके बाद लोगों के दांत टीथ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स आते हैं एंड जो छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली दे कैन नॉट च्यू गम्स। सो हमारा पोटेंशियल हमें बेस कैसे पता लगेगा। ठीक है, हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे, अगर मैं एक बात करूं, तो हमारा सबसे हैवीएस्ट यूज़र क्या होगा, ये लगा लो कि तुम 10 साल से बच्चे के लेके और हमारा 45 तक, मान लो 45 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा जो बल्क ऑफ कस्टमर होगा वो होगा 10 से लेके चलो 40 ईयर्स ऑफ एज तक मैं मान लेता हूँ। अब इसमें से मुझे पता है कि 10 से 40 ईयर्स ऑफ एज में, एंड सपोज यूएस का टोटल पॉपुलेशन में क्या है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यूएस टोटल पॉपुलेशन इज 500 मिलियन। ठीक है, यूएस में मिलियन यूज होता है, सो दैट्स आई हैव यूज मिलियन। अगर इसको सीआर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन आल्सो कन्वर्ट इन सीआर। 500 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट, 50 करोड़। ठीक है, सो ये कर लिया। अब मुझे बताओ कि हाउ विल यू सेग्रीगेट। अब यहाँ पे कैसे एजम्पशन लगाओगे। सो यू विल सी कि चलो ठीक है, अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो हम क्या करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि भैया यहाँ पे हम पॉपुलेशन देखेंगे अलग अलग। तो टोटल पॉपुलेशन 50 करोड़। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि 10 से 40 ईयर्स का एज है, इसमें मान लेता हूँ मेरी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन में मान लेता हूँ दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40%। 40 भी क्यों, लेट्स अज्यूम दिस इज 60%। ठीक है, क्योंकि मेरा जम्पशन ये है कि आउट ऑफ दिस 30% आर द यंगर वंस
ठीक है, द यंगर पॉपुलेशन पेशेंट यंगर पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, और बाकी बचा 10% आर एडल्ट, और बल्कि इसको 20% एडल्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, एंड देन दिस विल बी 50, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 50 करोड़ का हमारे पास क्या है 50%, तो 50% भाई 50 इसका क्या हो गया, दैट इज 25 करोड़। अभी 25 करोड़ में से भी मेरे पास ऐसे लोग होंगे जो च्युइंगम यूज करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो आई एम एज्यूमिंग कि भाई 10 से 40 ईयर्स में जो मेरा सबसे मेन एज ग्रुप है, द नंबर ऑफ पीपल हु च्यू गम इज लेट्स अस अज्यूम इट इज 35%। तो 25 करोड़ का 35% यहाँ से निकाल लो, एंड उसके बाद इसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, ठीक है, तो 25 का 0.35 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो ये फिगर आएगी, अब देखो अगेन कंजप्शन वाला है, तो कुछ लोग ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे, कुछ लोग कम करते होंगे। तो सपोज आउट ऑफ दिस 35 भी ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ दिस 35%, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, मैं कहूँगा कि भाई 35% में से मान लो हाफ मेरे जो भी यहाँ पे आएगा, मेरा जो भी फिगर आएगी मेरी यहाँ पे, तो मैं कहूँगा चलो 60% मान लेते हैं हम, जो सिर्फ एक बार या फिर एक पैक कंज्यूम करता है पर डे पे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि अच्छा 35% है तो 65% इसका लगाने लग जाएंगे 550 करोड़ का। नहीं, नहीं करना है वो, व्हाट यू हैव डन कि 50 करोड़ का 35% जो मेरी एलिजिबल पर्सन पॉपुलेशन आई है, एंड देन 65% ऑफ दिस ऊपर वाला वैल्यू ऑफ 35 करोड़, ठीक है। हमें इसका इसका 65% देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.65 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 0.35, तो मेरा यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या करूँगा, नेक्स्ट में ये बोलूँगा कि भाई बाकी जो 35% ऑफ पॉपुलेशन है, 35% ऑफ 35 सी आर्स, दैट इज इक्वल टू, अब जैसे देखो इसको दो तरीके हैं तुम्हारे पास कैलकुलेट करने के। तुमने यार 65% निकाल लिया, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना, उठाकर उसको तुम क्या करो 25 करोड़ में से माइनस कर दो, समझे। तुमने 65% तो निकाल लिया, तो यहाँ पे 65% निकालने के बाद सपोज इसको देखो सिंपल टर्म्स में देखते हैं, 25 था, 25 का तुमने सबसे पहले क्या 35 निकाला, और फिर उस 35 का तुमने ये निकाला। तो यहाँ पर सपोज तुम्हारा वैल्यू आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, रैंडम एग्जांपल 25 करोड़ था, तो ये हमारा यहाँ पे कुछ जो आया हुआ 25 करोड़ का 35%, 25 3 जा 75, तो अप्रोक्सीमेट ये हमारा होगा कुछ 7 करोड़ के आसपास, कुछ ऐसा होगा हमारा, 7 पॉइंट समथिंग करोड़। अब 7 का 65 कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 3 45, तो ये हो जाएगा हमारा 44 के आसपास, 4.4 सीआर्स के आसपास। अब मैं भाई ये कह रहा हूँ कि मेरे 4.4 करोड़ तो ऐसे हैं जो दिन में एक बार यूज़ करते हैं, तो मतलब अगर मैं 7 में से 4.4 माइनस कर दूंगा तो दैट विल बी 3.6, सॉरी 2.6, ठीक है। अब मेरे 2.6 करोड़ बचे, जो ये क्या करते हैं दिन में 2 पैक यूज़ करते हैं, तो इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मेरा कितना आ गया, 26 2 जा 52, 5.2 करोड़ मेरा आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा क्या है, एक दिन में इतने पैक ऑफ च्युइंगम्स हमारे कंज्यूम होते हैं, 4.4 प्लस 5.2। अब एक ही कॉस्ट निकालो, पहले तो तुम इनको ऐड कर दो, 4.4 प्लस 5.2 दैट इज इक्वल टू 9.6 करोड़ ऑफ पैक्स आर कंज्यूम्ड इन अ डे। अब एक की कॉस्ट लगा लो $1 है, तो 9.6 की कितनी होगी, ठीक है, 9.6 सीआर डॉलर्स, खत्म, बस निकल गया तुम्हारा मार्केट साइज। अब ये तुम्हारा एक दिन का, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उनको बोल दो कि हाँ भाई पर मंथ इतने का मार्केट है तुम्हारा, बस खत्म। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, तो समझा ये मार्केट साइजिंग का बहुत सिंपल एग्जांपल था। तो मार्केट साइजिंग कहीं भी आती है तुम्हारे पास, अभी हम फार्मा की भी, फार्मा स्पेसिफिक कवर करेंगे कि अगर आपको ये पूछ रहे चलो फार्मा के बारे में आपको कुछ डेटा दे रखा है, तो वी विल कवर दो एग्जॉस्टिवली। 4 या 5 की स्टडी करेंगे फार्मा की,
और उसमें हमारा मार्केट एंट्री, मार्केट साइजिंग, स्ट्रेटेजिक केस स्टडीज, ग्रोथ केस स्टडीज, प्रॉफिटेबिलिटी सब इंक्लूड हो जाएगा। एंड उसके बाद यू विल बिकम मास्टर ऑफ केस स्टडीज। ठीक है। एंड उसके बाद भी किसी को ना है तो लेक्चर दोबारा देखना, दोबारा पढ़ना है, एंड यू विल गेट दैट नॉलेज कि ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मार्केट एंट्री। तो देखो हमने कुछ बात की थी कि हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। अब हमारे पास किस किस टाइम के फ्रेमवर्क थे? प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस सिचुएशन के फ्रेमवर्क थे हमारे पास। तो अभी हमारे पास मार्केट एंट्री का फ्रेमवर्क नहीं है, पर मार्केट एंट्री का फ्रेमवर्क हम अभी कर देंगे डेवलप हाथ के हाथ। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना स्मार्ट खेलते हैं। हम क्या करेंगे, बिजनेस सिचुएशन देखेंगे और इसको हम लगाएंगे। देखो बिजनेस सिचुएशन क्या कि ये जो सैंपल फ्रेमवर्क है ना, बिजनेस सॉल्यूशन सिचुएशन वाला, ये तुम्हारा बहुत जगह पर काम आ सकता है। क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें वो 4 पॉइंटर्स हैं जो तुम्हें हर जगह इवैल्यूएट करने होंगे जब भी तुम किसी बिजनेस की बात कर रहे होगे। तो इसको हम भी यहाँ ले आते हैं। ओके, सो 2 मिनट रखते हैं और फर्स्ट लेट्स रीड दिस केस स्टडी की केस स्टडी क्या पूछ रही है यहाँ पे। बढ़ा, चलो आई विल एक्सप्लेन। तो ये जो केस स्टडी हमारी, इट फोकसेस ऑन मार्केट एंट्री। एंड यहाँ पे सिचुएशन क्या है? A new pizza company called Fresh Pizza wants to enter India. The market for pizza is currently dominated by Dominic and Pizza House in India. समझे? तो 2 कंपनीज हैं पिज्जा की जिन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है, डोमिनिक एंड पिज्जा हाउस। अब फ्रेश पिज्जा हैज आस्क्ड यू टू हेल्प इट एनालाइज इश्यूज that will determine its likelihood of success in the Indian market. First, what information would you need, and second, how would you analyze the pizza market? सिचुएशन समझी? तो एक कंपनी है फ्रेश पिज़्ज़ा, वो इंडिया में आ रही है और इंडिया में पहले से 2 कॉम्पिटिटर हैं। तो ये जो कंपनी है फ्रेश पिज़्ज़ा, वो तुम्हारे पास उसने रीच आउट किया, वो कह रही कि भाई हमें बताओ कि हमारा लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इंडियन मार्केट में क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन व्हाट यू नीड, एंड सेकंड हाउ वुड यू एनालाइज द पिज़्ज़ा मार्केट। चलो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दो। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार तुमने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया और तुमने वहाँ पे तुम्हें क्लास अलॉट हुई। अब मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हें ना क्लास में 2 लड़के हैं, राम और श्याम। तुम्हें ये दोनों हमारी क्लास के टॉपर हैं। अब तुम्हें क्या करना है, राम और श्याम को बीट करना है तुम्हें मार्क्स में। तो जरा सोचो सबसे पहले तुम कैसे अप्रोच करोगे। सबसे पहले तो तुम ये देखोगे ना कि भाई यार ठीक है चलो मुझे टॉप करना है, बट सबसे पहले मेरी इस क्लास का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हमारा क्या हो गया, मार्केट साइज हो गया। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट साइज क्या है। सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, कि ठीक है यार इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस में इतने दिन में कवर कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारी भी एक पिज्जा वाली कंपनी है, तुम्हें खुद की कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए, तुम्हें खुद के रिसोर्सेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तुम क्या डिफरेंस तुम क्या ऐसा एक डिफरेंस है तुम में, बट यू कैन डू डिफरेंटली। राम और श्याम दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, तुम कह रहे हो कि यार मेरे में तो डिफरेंट है कि मैं 12 घंटे में इनसे अच्छा पढ़ सकता हूँ, 12 घंटे पढ़ सकता हूँ और मैं इनसे 8 घंटे में भी अच्छा पढ़ सकता हूँ, कि भाई मैं तो बहुत ही क्विक लर्नर हूँ। तो तुम्हारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट तुम क्या देखोगे, यार ठीक है चलो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज तो पता है, बट राम और श्याम है जो, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और वो किस टाइप से, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो राम और श्याम की कैपेबिलिटीज हो गई, राम और श्याम हमारे कौन हो गए, राम और श्याम हमारे हो गए डोमिनिक एंड पिज्जा हाउस। एंड हमें उनकी कैपेबिलिटी से क्या पता लगना है कि यार ठीक है वो मार्केट में इतने टाइम से है, बट उनके पास मार्केट का क्या शेयर है, जो ओवरऑल मार्केट है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और मैं कहाँ पर अच्छा रोल प्ले कर सकता हूँ। सपोज मुझे पता लगा कि यार राम और श्याम तो इंग्लिश में बड़े अच्छे हैं और मैं मैथ्स में बड़ा अच्छा हूँ।
तो मुझे समझ आया कि ठीक है, मुझे थोड़ी सी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और मैथ्स में तो मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, कमिंग बैक यहाँ पर अपने केस पर, तो अभी याद होगा सबको कि हमने ऊपर एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। दैट वाज हमारा बिजनेस वाला फ्रेमवर्क। ठीक है, याद आया कुछ, ये हमने डिस्कस किया था फ्रेमवर्क्स में। अब हम कोई भी, जब हमने ऊपर देखा ना कि कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम हो, ट्राई करना कि तुम्हारी जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो इन 4 चीज़ों में जा रही है। और ये हमने चीज़ स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी, अगर तुम्हें याद हो, कि कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के 4 फंडामेंटल्स क्या होते हैं हमारे। वापस लेके चलते हैं, तुम्हें, तुम भूल गए होगे। कंपनी, कस्टमर, कॉस्ट, कंपटीशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। कस्टमर, कंपनी, कॉस्ट या प्रोडक्ट भी है तुम्हारा, एंड देन कंपटीशन क्या है। सब बात करते हैं सबसे पहले कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, और इसको लेके चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, अब सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, कस्टमर की हम बात नहीं कर रहे अभी, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट की भी नहीं कर रहे अभी, हम कंपटीशन की भी नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जो है अ, हमारी इंडियन मार्केट, भाई उसमें मार्केट साइज क्या है पिज्ज़ा का। मैं कह रहा हूँ मुझे एक नई मार्केट में जाना है, तो मैं कम से कम ये तो समझूंगा ना कि ठीक है, उसमें मार्केट साइज क्या है उस कंपनी का। अगर मैं जहाँ पर अब, जस्ट एज्यूम, मैं इतना सब इन्वेस्टमेंट लगा के जा रहा हूँ और पता लगे कि वहाँ का मार्केट साइज ही बहुत छोटा है। समझ रहे हो? जैसे मेरे पास, देखो, दो सिचुएशंस है मेरे पास। अब इसने पूछा नहीं है, बट यहाँ पे तुम इंटरव्यू से पूछ सकते हो कि इज ही कंसिडरिंग ओनली द इंडियन मार्केट और एनी अदर मार्केट, हैज ही डिसाइडेड कि उसने इंडिया मार्केट फाइनल किया भी या नहीं किया। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि उसने डिसाइड नहीं किया एंड इट इज फ्री अप टू यू, तो सबसे पहले तुम देखोगे मार्केट साइज क्या है। देखोगे कि मार्केट साइज देखा तुमने, तुमने मार्केट शेयर देखा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 100 रुपये में से पहले से ही 90 रुपये दो लोगों को फिक्स देने हैं, तो मेरे पास तो 10 रुपये आया ना। और मेरी कॉस्टिंग जो पूरी की पूरी मैंने कॉस्ट लगाई है सेटअप करने में, ऑपरेशन में, वो मुझे पड़ रही है 50 रुपये। तो यार मैं तो अगले 4 साल के लिए लॉस्ट में चला गया ना। समझ रहे हो आप कहाँ जाकर वो तुम्हें खेलना है, तुम्हें क्या सोचना है। यार तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर यहाँ पर भी तुम देख रहे हो, मान लो उस बिजनेस में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तुम कह रहे हो कि यार उस इंडस्ट्री की तो जो वैल्यू है ना, वो 50 लाख रुपए की है, पर 50 लाख में से 49 लाख का जो मार्केट शेयर है, वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने पहले उस पे कब्जा करके बैठे हैं और उन्होंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा हुआ है। तो तुम्हारे पास तो कितनी मार्केट बची पोटेंशियल, 1 लाख की। और तुम्हें उस मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए 1 CR लगाना है। अब सोचो, तुम्हें मार्केट है तुम्हारी 1 लाख की, कहीं निकाल के कुछ कुछ सारे एक्सपेंस निकाल के तुम्हें महीने पूरे साल का प्रॉफिट ही 50,000 हो रहा है, तो भैया 1 करोड़ रुपए करने में तो तुम्हें अरसा लग जाएगा, जब तक तो तुम्हारी कंपनी भी नहीं चलेगी। तो मार्केट एंट्री में ना सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि मार्केट साइज क्या है। तो पहला स्टेप हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज इंडियाज मार्केट साइज फॉर पिज्जा। अरे, फॉर पिज्जा, ठीक है, इंडियाज पिज्जा मार्केट साइज। तो सबसे पहले हमने क्या डिटरमाइन किया कि इंडिया का जो मार्केट साइज है पिज्जा का, वो क्या है। अब कोई पूछेगा कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, सो अभी हम अप्रोच पर डिस्कस कर रहे हैं। और अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है करने का इसको सोल्व, तो तुम्हें इंडिया की पॉपुलेशन पता है, 135 करोड़ करोड़ से हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर से उसको अब कंजप्शन हम यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच लगाओ, 4-5 सेगमेंट बनाओ, उसमें से देखो किस किस एज ग्रुप में तुम्हारा सेल हो सकता है, और एज्यूम करो कि अपने फिर एजम्पशंस लगाओ वहाँ पर कि कुछ लोग वीकेंड में खाना पसंद करेंगे और कुछ लोग हफ्ते में 1-2 बार और कंज्यूम कर लेंगे, तो टोटल उसको अलग ग्रुप्स में डिवाइड करो, फिर वहां से तुम्हें उसका पिज्ज़ा का मार्केट साइज पता लग जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि हाउ बिग इज द मार्केट, ठीक है, कि कितना बड़ा मार्केट है,
हाउ बिग इज द मार्केट एंड हाउ फास्ट इट इज ग्रोइंग। अब हाउ फास्ट हमें ग्रोइंग का क्यों देखना जरूरी है, अगर वो हमें डेटा प्रोवाइड कर सकता है इंटरव्यूअर। क्योंकि यार अगर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वो डिक्लाइन कर रहा हो, हमें ये भी तो देखना है कि भाई मार्केट है बट वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि हमें फ्यूचरिस्टिक भी देखना है कि यार अभी तो लगा दिया, बाद का क्या। और वो मार्केट अगर ग्रो कर रहा है तो वो क्या सेट करेगा कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट मार्केट। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। चलो मैंने अब मार्केट का पता लगा लिया, अब मुझे मार्केट का पता लग गया। सो मैं अब आ जाता हूँ, जो मेरी कंपनी है, क्या नाम है मेरी कंपनी का, फ्रेश पिज्जा। अब मैं इस फ्रेमवर्क को यहाँ पर ले आता हूँ पिक्चर में। तो सबसे पहले तो भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी कंपनीज की कैपेबिलिटीज क्या है। अगर मैं कोई अपना पिज्ज़ा मार्केट में घुसना चाह रहा हूँ, तो जो मेरी कंपनी पिज्ज़ा बना रही है, ठीक है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है यार, मेरा मेन्यू कैसा है, मैं किस टाइप की पिज़्ज़ाज बना रहा हूँ। ठीक है, वो पिज़्ज़ा जो जिस टाइप की मैं सेल कर रहा हूँ या फिर मेरे पास उनकी रेसिपीज है, वो इंडियन मार्केट में कोई परचेज भी करता है नहीं करता। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कि अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है मैंने पिज़्ज़ा मार्केट देख ली, तो मैं अब क्या देखूंगा, जो मेरी कंपनी है फ्रेश पिज़्ज़ा, मैं देखूंगा कि हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट कैपेबिलिटीज क्या है। कैपेबिलिटीज क्या है, हमारे पास फाइनेंस कितना है, कितने रिसोर्सेज हम लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना मैं कर सकता हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कितने मैं रिसोर्सेज यहाँ पर लगा सकता हूँ, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम क्या कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, मेरे यहाँ सप्लायर कौन रहेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है मेरी कंपनी की, हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट, कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है ना, मेरे प्रोडक्ट में देखो कितना दम है। माई प्रोडक्ट। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार जो मेरा प्रोडक्ट है उसके की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, और क्या उसकी, हाँ कॉस्टिंग की तो हमने बात कर ली कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कॉस्टिंग क्या है उसका, कौन सी वो पेशेंट, सॉरी पेशेंट कह रहा हूँ, कौन सी वो पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन हम चलो कस्टमर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कॉस्टिंग एंड देन अपने फ्रेमवर्क पे देखते हैं तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा। क्या हमारा पिज़्ज़ा अगेन अगेन जैसे डिस्कस किया था कि उसको हम मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग वो कैसा नेचर है उसका, वो कोई लेगा भी खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा, कि उस टाइप के पिज़्ज़ा हमारे सेल ही ना होते हो। अब तुमने सुना होगा, अब इंडिया में जैसे अगर आप वेज प्रेफर कर रहे हो तो वेज की प्रेफरेंस ज़्यादा है, नॉन वेज की प्रेफरेंस ज़्यादा है। आपकी कंपनीज की कैपेबिलिटीज़ है कि आप सिर्फ नॉन वेज टाइप ऑफ पिज़्ज़ाज में डील करते हो, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम पॉपुलेशन पे या फिर हमारे कस्टमर पे। सो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या है। तो हमने दिमाग लगाई कि यार चलो सोचो, जो हमारे डोमिनिक हैं और पिज़्ज़ा हाउस हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि ये ऐसा पिज़्ज़ा नहीं बना रहे जो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। तो हम, हमारे पास कोई ऐसा है कि भाई हम कुछ ऐसा अलग से चीज़ बना रहे हैं, हम कोई ऐसा की डिफरेंस उसमें ला रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने उसमें देखनी पड़ेंगी हमको। कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, प्राइसिंग कैसे रखोगे। तुम बोलोगे यार अब देखो स्टारबक्स का एग्जांपल ले लो। अब स्टारबक्स आया था तो उसने भाई अपना देखा देखा तो होगा ना कि उसको क्या प्राइस रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, कौन सा कस्टमर सेगमेंट वो टारगेट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अच्छा कि मेरा भाई ऐसा पिज़्ज़ा है दैट आई कैन ऑल्सो डिलीवर एट होम, उसको मैं डिलीवर कर सकता हूँ। फिर कस्टमर कंसंट्रेशन एंड बार्गेनिंग पावर, अगर मैं कहूँगा कि यार मैं तो अपना जो पिज़्ज़ा का आउटलेट है वो मैं विलेज एरिया में खोल रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है, इतना लोग नहीं खाएंगे, दे प्रेफर देयर ओन फूड। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे तो कस्टमर कंसंट्रेशन और बार्गेनिंग, मुझे कस्टमर चाहिए, अर्बन कस्टमर चाहिए, सेमी अर्बन चाहिए, इस टाइप के अपने कस्टमर सेगमेंट देख रहा हूँ। एंड लास्ट में आ जाता है कंपटीशन।
कंपटीशन में क्या देख रहा हूँ कि मेरे जो दो भाई हैं, दो भाई कौन है मेरे, डोमिनिक, ठीक है, एंड पिज्जा हाउस। अरे हाँ, जो डोमिनिक एंड पिज्जा हाउस है उनके पास कितना मार्केट शेयर है, ठीक है, उनका स्वॉट एनालिसिस कर सकता हूँ मैं देखने के लिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, कि यार ये दोनों तो इस टाइप के इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनके जो पिज़्ज़ाज हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, दे पैकेजिंग पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। देन फिर इंडस्ट्री रेगुलेशन, ठीक है मैं अभी इंडस्ट्री सेटअप कर जा रहा हूँ बट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट हैं। देन लाइफ साइकिल, सप्लायर कंसंट्रेशन की मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कॉस्टिंग कैसी है, किस किस से मैं मंगा सकता हूँ, समझे। तो अब हमें समझ में, और बहुत सारे वेक्टर्स बना दे सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा ड्राइव थ्रू में अच्छा रहेगा, कहाँ रहेगा, कैपेबिलिटीज आपने अपनी चेक करी कि मेरे पास एक वो कस्टमर सपोर्ट के लिए है भी नहीं, समझे। एंड क्या हमारे पास उतना फाइनेंशियल हमारे पास है, हमारे पास जो हमने सेव किया हुआ है कि हम ब्रेक इवन अपना होने तक मार्केट में रह सकते हैं नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मैप आउट करनी पड़ेंगी। तो अब समझे कि ये जो फ्रेमवर्क है हमारा बिजनेस वाला कैसे काम आया और हमने मार्केट एंट्री में इसको कैसे लगाया, समझे। अब एक और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। अब दिस वन इज मार्केट एंट्री प्लस मार्केट साइजिंग कंबाइंड है। अब सपोज you are having a dinner with an old friend from a college and she's looking for some business advice. She's thinking of opening a coffee shop in Defense Colony in New Delhi, which is 10 kilometer from a large university and an hour and a half away from CP. अब तुम्हारी एक दोस्त है, सिंपल सीधा ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी एक दोस्त है यार, वो कह रही है कि यार मुझे ना कॉफी की शॉप ओपन करनी है। और अब तुम्हें पूछते कि यार राहुल मुझे बता कि यार मैं अपनी कॉफी की शॉप ओपन करने के लिए क्या मुझे उसको ओपन करना चाहिए और क्या इतने हैं, मतलब क्या मुझे ओपन करनी नहीं चाहिए, मुझे ये बता दे, ऐसी ऐसी जगह पर मेरी जो शॉप है मैं ट्राई कर रही हूँ सोचने का। अगेन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें अब दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ठीक है आप कॉफ़ी की शॉप ओपन कर रहे हो, आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हो। तो आपके, ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस इस केस में कि ओपनिंग अ कॉफ़ी शॉप। अभी हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा कि ठीक है आपके एक फ्रेंड है एंड शी वांट्स और ही वांट्स टू ओपन अ कॉफ़ी शॉप। उसने एरिया बताया कि क्या पोटेंशियल एरिया है एंड वहाँ पे उसको ओपन करना है। देन शी इज आस्किंग यू फॉर अ बिजनेस एडवाइस कि यार you have to determine whether opening a coffee shop is a good idea or not. So what do you think? ठीक है, अब देखो बहुत ही ऐसा केस है जिसमें हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। वी ओनली हैव अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टू फ्रेम एंटायर सिनेरियो एंड एंटायर कंसिडरेशंस। हमें अपने आप से सोचना है यहाँ पे। सो लुक हमारे पास क्या क्या है, यू आर हैविंग अ, एंड सबसे पहले अब देखो हम यहाँ मार्क करते हैं कि मेन जो इन्फॉर्मेशन है इस केस से निकल कर क्या आ रही है वो। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि शी वांट्स टू ओपन अ कॉफी शॉप, ठीक है। देन एरिया क्या है, डिफेंस कॉलोनी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है, विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम अ लार्ज यूनिवर्सिटी एंड एन आवर एंड हाफ अवे फ्रॉम सीपी। ठीक है भाई, तो क्या कहना बात चाह रहे हैं यहाँ पे, ये कॉफी शॉप है, इसके आसपास क्या है, एक बहुत ही लार्ज यूनिवर्सिटी है 10 किलोमीटर, और जो सीपी है अपना दैट इज 30 मिनट ड्राइव, वो 30 मिनट पे है। चलो अब मुझे बताओ सबसे पहले तो कि हमने अभी लास्ट में भी केसेस किए हैं, हमने अब दो तीन केस हम कर चुके हैं ऐसे। तो मुझे अब ये बताओ सबसे पहले कॉफी शॉप ओपन करने के लिए तुम क्या देखोगे। तो देखो थोड़ा सा ना इसे लॉजिकली सोचना तुम एक चीज। अब यहाँ पे मुझे कॉफी शॉप एक पर्टिकुलर एरिया में ओपन करनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है यहाँ पे मार्केट साइजिंग करते हैं, बट मुझे ये बताओ, ठीक है पहला स्टेप वी विल डू मार्केट साइजिंग, तो हम डिटरमाइन करेंगे मार्केट साइज। अब मुझे ये बताओ यार, अब मैं मार्केट साइज की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा कि चलो अच्छा ठीक है तो मैं इंडियन कॉफी का मार्केट साइज डिटरमाइन करूंगा या एंटायर न्यू दिल्ली के उसका मैं मार्केट साइज मेजर करूंगा। सो यहाँ पर ये पता है इसने जो बोला 10 किलोमीटर के पास एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है एंड देन आसपास में एक सीपी है,
और जो रेजिडेंशियल एरिया है या फिर जो भी रहे जहाँ पे उसने ओपन किया डिफेंस कॉलोनी, इन सब चीज़ों को देने का क्या मतलब है? तुम समझो तो। अब ऐसा तो है नहीं ना कि यार चलो मेरा मन कर रहा है आज कि भाई मैं मुझे कॉफ़ी पीनी है, और मैं चलो आज मैं यहाँ बैठा हूँ बॉम्बे में, मुंबई में, और मेरा मन है दिल्ली में जाके एक डिफेंस कॉलोनी में फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना कॉफ़ी शॉप खुली है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और एक कॉफ़ी शॉप ओपन कर दे के आऊँगा वहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं होएगा ना। तो यहाँ पे हम मार्केट साइजिंग किसकी डिटरमाइन करेंगे? हम यहाँ पे मार्केट साइज डिटरमाइन करेंगे लोकल एरिया की। लोकल एरिया हमारे यहाँ पर क्या है, और मैं पूरी दिल्ली की भी नहीं करूँगा। अब दिल्ली कंसिडरिंग इट्स नॉट ठीक है। ओकेजनली कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो कभी एक दो बार इधर से वहाँ कॉफ़ी पीने चले जाएं। तुम लोग घूमते हो अपने कॉलेज के टाइम पे यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगह घूमते हो अक्रॉस दिल्ली। बट जो मेरा मेन है, जो मेरा मेन क्रंच है वो क्या होगा? मेरा मेन क्रंच होगा जो लोग वहाँ पे होंगे आसपास में। तो मार्केट साइज में किसका डिटरमाइन करूंगा? मार्केट साइज में देखो यहाँ पर ऐसे डिटरमाइन करूंगा, आई विल फर्स्ट लुक एट द लोकल पॉपुलेशन इन डिफेंस कॉलोनी प्लस एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, अब दिल्ली की पॉपुलेशन लेट्स अज्यूम इट इज 1 करोड़, एंड डिफेंस कॉलोनी जिस जगह आता है मैं मान लेता हूँ कि उसके पास की ना आउट ऑफ 1 करोड़, तो मैं मान लेता हूँ कि वहां पे ना कम से कम 20 लाख लोग रहते हैं। अब 20 लाख से मुझे डिटरमाइन करना मार्केट साइज, तो 20 लाख से मैं डिटरमाइन कैसे करूंगा? चलो मान लेते हैं 20 लाख में से 30% आर नॉन ड्रिंक का। देखो बहुत ये अप्रोच अब सबको टिप्स पे होनी चाहिए, हमने बहुत डिस्कस कर लिया इसके बारे में। 30% आर नॉन ड्रिंकर्स, आई एम जस्ट मेकिंग अप दिस नंबर। ऐसा नहीं कि 30% होंगे या फिर 1 CR में से 20 लाख लोग वहां पे होंगे, बट आई एम डिस्कसिंग माई अप्रोच। अगर ऐसे इंटरव्यू बोले कि नहीं मुझे तो एक्यूरेट चाहिए, तो उसको बोलो डेटा दे दो। आप हमें डेटा दो, हम आपको पूरा का पूरा अच्छे से बताएंगे, आपको एक एक मैट्रिक समझाएंगे हम आपको। ठीक है, तो 30% आर नॉन ड्रिंकर्स, एंड देन अज्यूम कि आउट ऑफ दिस 20 लाख 40% आर 40% ड्रिंक कॉफी वंस अ डे। एंड देन उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि यार जो 40 30 70, एंड देन 20% ड्रिंक ट्वाइस अ डे, 10% प्रेफर कॉफी प्रेफर टू मेक कॉफी एट होम। ठीक है, टू मेक कॉफी एट होम, तो इनको मैं क्या सेल कर सकता हूँ? आई कैन सेल रॉ कॉफी और कॉफी पाउडर, इस टाइप की इनको मैं चीजें बेच सकता हूँ। तो ये समझे मैट्रिक्स। अब क्या करना है हमें? ये वाली जो अपनी दो पॉपुलेशन है, ठीक है, इनको करो 60% ऑफ 20 लाख, 6 2 12, दैट इज 12 लैक्स, एंड देन 12 लैक्स में प्लस 10% में से इसको लगा लो 5% जो भी, तो अपने पास मार्केट आ गया उसका। अब एक कप कॉफी की कॉस्ट निकाल लेना तुम्हें कितनी पड़ेगी, उसको तो मल्टीप्लाई कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो इस तरीके से तुम्हारा मार्केट जो साइज होगा वो निकल आएगा। तो यहाँ से तुमने डिटरमाइन किया कि हाँ यार चलो मार्केट साइज अच्छा है, द रेवेन्यू दैट शी कैन हिट इन एन ईयर, मतलब चलो यहाँ से मैंने माना कि 20 लाख में से 12 लाख, 12 लाख में से इस टाइप से करके, और मान लेते हैं यहाँ पे जो टोटल आया हमारा रेवेन्यू जो भी आया तो 2 to 3 CR। तो उसके बेसिस पे मैं पहला आंसर दूंगा कि यार ठीक है, ओपनिंग अ कॉफी शॉप यहाँ पे विल बी अ गुड डिसीजन, बट वेट 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 वेट, और यहाँ पर तुम क्या ऐड कर सकते हो? अपने आर्गुमेंट को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो? देखो ऐसे नहीं कि ये वाली अप्रोच तुमने यूज करी, एंड हो सकता है कि केस स्टडी तुम्हें ऐसा स्कोप दे कि तुम जो अपना आर्गुमेंट है किसी भी आंसर को उसको सपोर्ट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ यार तुम तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो, तो ठीक है वो तुमने बता दिया तुम पढ़ाई में अच्छे हो, आर्ग्यूमेंट्स क्या है उसको सपोर्ट करने के? जो भी तुम कंक्लूजन या फिर अपना थिंकिंग फ्रेम कर रहे हो ना, उसके पीछे देयर शुड बी एन आर्गुमेंट विच यू कैन सपोर्ट विद प्रॉपर एविडेंस, या फिर प्रॉपर तुमने उसके बारे में उसको रेशनलाइज करो कि कैसे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है कि यार उसमें देखो ये बता रहे हैं कि उसके पास एक यूनिवर्सिटी है, सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आएंगे, देन सीपी है, सीपी इज अ टूरिस्ट प्लेस, और दिल्लीइट्स बड़ा जाते हैं वहाँ पे, डिफेंस कॉलोनी इज अ गुड कॉलोनी, तो वहाँ पे और लोग मिलेंगे। तो इस टाइप के आर्गुमेंट्स तुम अपने सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पार्ट हुआ हमारा। अब चलो तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू बोल रहा है कि यार ठीक है सेटिस्फाइड विद द आंसर, अब मुझे बताओ
कि वो तुम्हें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देता है, ठीक है। चलो मान लो मैंने तुम्हें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिए, मैंने क्या बोला कि यार वो सब तो ठीक है, बट मुझे बताओ कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पता है ना सबको, ब्रेक इवन पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? दैट पॉइंट वेयर देयर आर नो लॉसेस और नो प्रॉफिट्स, ठीक है। उस पॉइंट से अगर आप इधर चले गए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उस पॉइंट से आप नीचे आ गए तो आपको लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस भी नहीं होएगा, इट्स जस्ट दैट कि जो आपका रेवेन्यू है, जितना आप कमा रहे हो उतना आप लगा रहे हो, हैंड टू माउथ वाले सिचुएशन है आपका। मैंने आज 500 रुपये कमाए, मैंने 500 रुपये खर्च कर दिए, मैं कितने रुपए से मेरे बना? जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट दोबारा बता देता हूँ, वो पॉइंट जहाँ पर आपने जो इन्वेस्ट किया है उतने आपको रेवेन्यू आ रहा है एंड यू आर गेनिंग नथिंग। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कम और रेवेन्यू बढ़ने लग जाएगा एक पॉइंट के बाद, आप वो डिटरमाइन कर लोगे कैलकुलेशन से, उसके बाद आपका रेवेन्यू बढ़ने से लग जाएगा, आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। सो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ना आई नीड सम डेटा। और तो आपको इंटरव्यू पूछता है कि भाई टेल मी हाउ मैनी कप्स ऑफ कॉफी, टेल हाउ मैनी कप्स ऑफ कॉफी you need to sell to reach the break even point। समझे बालक? अब देखो तुम ब्रेक इवन पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पर पहुंचने के बाद यू विल अटेन द ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ना मुझे कुछ चीजें उसने और दे दी। मैंने कहा अच्छा चलो आप ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हो मुझसे, बट मुझे यहाँ पे 2-3 डेटा और चाहिए। डेटा क्या चाहिए आपको? वन यू विल नीड, अब तुम्हारी दोस्त कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करेगी, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी सबसे पहले तो सेटिंग अप शॉप। जो उसने परचेज किया सब किया, उसको सेटअप करने में उसे कितना खर्चा आया? उसको आया लेट्स टेक 1 CR, 1000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने लगाया भैया 1 करोड़ CR, 1 CR उसने लगाया सेटअप कुछ करने में शॉप में। देन उसके बाद क्या है हमारा, बाकी के फन जो हमारा रेंट वगैरह सब इंक्लूड करके हमारा पर एनम उसको पड़ा 1.5 CR, ठीक है। ज्यादा जीरो लगा दी मैंने कुछ, ठीक है। तो ये आया। अब तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि यार जो प्राइस है एक कप का, प्राइस ऑफ 1 कप कॉफी जो मुझे पड़ रहा है दैट इज सपोज 20 रुपीज, एंड जिस प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ, प्राइस एट विच इट इज बीइंग सोल्ड दैट इज 40 रुपीज। अब मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि यार अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बता। तुझे डेटा चाहिए था, मैंने डेटा दिया, नाउ टेल मी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। सो अब हम चलते हैं वापस से ऊपर और देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, समझे। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट बीपी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर मुझे बताओ फिक्स्ड कॉस्ट क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड कॉस्ट है जो मेरी वो है 2.5 CR हो गई, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे प्राइस बताओ, प्राइस क्या है? प्राइस यहाँ पर क्या है? एट विच इट इज बीइंग सोल्ड। बट इंटरव्यू मुझसे पूछ क्या रहा है कि आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कप्स। अगर मैं एक कप 40 रुपए का बेच रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ना मैं कितने कप सेल करूंगा, तो यहाँ पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी? उसको हम मान लेंगे द नंबर ऑफ कप्स। लेट्स अज्यूम कि मैंने क्या किया है, आई सोल्ड एक्स नंबर ऑफ कप्स, ठीक है। इक्वेशन वेरिएबल इक्वेशन हम पढ़ते थे। तो यार मैंने क्या बोला है कि मैंने मान लो एक्स कप सोल्ड किया, तो उनका मेरे को क्या पड़ेगा प्राइस जिससे मैंने सेल किया 40x, माइनस अब मैं कह रहा हूँ प्राइस ऑफ 1 कप इज 20 रुपीज एंड दैट इज माई वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि आपको चाय बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अब यार आज पत्ती सस्ती है कल महंगी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मुझे पता है कि मेरे को एक कप बनाने में 20 रुपीज का आ रहा है, तो एक्स बनाने में कितना होएगा 20x। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, डिवाइड बाई
20x, x वहां से ले जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये 12.5 आएगा ये, ठीक है। 12, ठीक है, या 24, 5, 1 2 3 4 cups. So how much cups you need to sell to reach the break even? This much, 12.5 लाख कप्स, ठीक है। If you sell 12 lakh and 50,000 cups, then you will reach a point where your profit will start to rise, ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच जाओगे। समझे अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? ठीक है। अब देखो इसके साथ हमने एक फॉर्मूला भी सीख लिया अपना, तो हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट केस में मर्जर ग्रोथ एंड एक्विजिशंस के, मर्जर एंड एक्विजिशंस एंड ग्रोथ। अब मर्जर और एक्विजिशन, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। मर्जर क्या होता है? मर्जर होता है कंपनी ए और कंपनी बी है। अब तुमने पढ़ा होगा कि अभी वोडाफोन एंड दूसरे वाली कंपनी क्या थी, आई थिंक आइडिया थी, तो उन्होंने मिलके वीआई बनाया। उन्होंने कहा कि यार हम दोनों सेम सेम मार्केट में, और हमें लग रहा है कि हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, बट अगर हम साथ आ जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छा धंधा बना सकते हैं अपना। सो उन्होंने बना दिया वीआई, दैट इज अ मर्जर। दो कंपनी थी, आपस में मर्ज हो गई, ठीक है, आपस में जुड़ के बिजनेस कर रही हैं वो, दैट इज कॉल्ड मर्जर। अब एक्विजिशन का एग्जांपल समझाते हैं तुमको रियल लाइफ से। हेमलेस पता है सबको, हेमलेस इज अ टॉय ब्रांड, और उसको किसने खरीद लिया? रिलायंस ने। रिलायंस ने देखा है ये एक छोटा ब्रांड है बट धंधा अच्छा कर रहा है ये, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी टॉय वाले बिजनेस में आता हूँ एंड मैं इसको एक्वायर कर लेता हूँ। तो रिलायंस ने हेमलेस को एक्वायर कर लिया। सो दैट इज अ केस ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पर हमें एक केस दिया है टोमेटो, a food delivery company, is looking to expand into Singapore and wants to determine if an acquisition of Get Instant Food, a small size food delivery company based out of Singapore, would be successful. समझो यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि यार एक टोमेटो नाम की कंपनी है दैट डिलीवर्स फूड, a food delivery company based out of India is looking to expand into Singapore and wants to determine if an acquisition of this company, a small sized, would be successful. ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी कंपनी है, मैं किसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा हूँ या मैं किसी कंपनी के साथ मर्ज होना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन से फैक्टर्स देखूंगा? इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे इसी पेज पे, ताकि तुम्हारे सामने क्वेश्चन रहे। सबसे पहले तो अगर मैं किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूँ, सो आई हैव टू लुक कि क्या नया वो मेरे को लेकर आ रहे हैं। अब देखो मेरा पूरा का पूरा जो सेटअप है ना इंडियन मार्केट में, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा है, बट मेरे पास सिंगापुर की नॉलेज नहीं है। तो गेट इंस्टेंट फूड को एक्वायर करने से हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें कंपनी को ग्रोथ करना है। नॉर्मल सी बात है, कोई पूछ रहे है कि यार मर्जर और एक्विजिशन क्यों करना है? क्योंकि हमें कंपनी ग्रो करनी है अपनी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, हमारे पास सिंगापुर मार्केट की लोकेशन नॉलेज नहीं है। भले ये स्मॉल साइज फूड कंपनी हो, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो मुझको प्रोवाइड करते जाएगा, जिससे मुझे सिंगापुर का जो पूरा का पूरा मार्केट लैंडस्केप है, सिंगापुर का रेगुलेटरी लैंडस्केप है, सिंगापुर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे पता लग रहा है। जैसे टोमेटो हमारी फूड डिलीवरी कंपनी है, तो जिसके साथ ये कंपनी रिलेट हो रही है। अब सोचो कि वो कंपनी कब लॉन्च हुई थी, एंड उसको कुछ टाइम लगा यहाँ पे 2-3 साल, उसके बाद वो कंपनी पॉपुलर हुई। तो पहले वो कंपनी आई, उन्होंने एक स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस चलाया, उन्होंने एक पायलट स्टडी करी, पायलट स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस चलाया, फिर उनको समझ में आया कि अच्छा यार ये कस्टमर बिहेवियर है, ऐसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें ये डिफरेंट करना पड़ेगा। सो देर आर चैलेंजेस, और इनिशियली 2-3 सालों में उन्होंने चैलेंज समझे थे, इम्प्रूव ऑन देम सेल्स, एंड देन बूम, उनकी सेल्स बढ़ते चले गए, नेट बिकेम पॉपुलर। सेम यहाँ पर है। अब हम सिंगापुर में जा रहे हैं, जोमेटो वांट्स टू गो इनटू सिंगापुर, उन्होंने नहीं पता यार सिंगापुर कैसा है, तो वो देख रहे हैं कि यार मैं इससे अच्छा कि मैं 2-3 साल लगाऊं, व्हाई नॉट आई pick a company and acquire a company which is already present there and that can provide me exact market situation that has the knowledge base, एंड नॉलेज बेस के साथ साथ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। समझ रहे हो? अगर मैं जाकर अपना कुछ सेटअप करता हूँ तो मुझे वहां पर लगेगा बहुत सारा टाइम, बट इफ आई एक्वायर अ कंपनी, अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इनको नोट करते जाना कि एक्वायर या फिर मर्जर से क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि यार अगर मैं इनको, मैं जाऊंगा वहां पे, मैं अपना पूरा का पूरा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच।
एज सिंपल एज दैट। मेरे पास यार वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है। तुम लोग जब अपना घर छोड़ के कहीं हॉस्टल में रहने जाते हो, फिर यू मूव टू अ डिफरेंट सिटी, तुम्हें पता है कैसे रहना है, खुद को कैसे मैनेज करना है, बट यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ टू दैट जोग्राफी। तो सेम केस यहाँ पर है। अब मुझे पता है कि यार नई जगह पर जाने के लिए ना मुझे सेट करना पड़ेगा अपने आप को, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का लोकल रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है क्या नहीं है, एंड उसके बाद वहाँ कस्टमर बिहेवियर समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि यार ये कंपनी कर रही है, मैं इनसे डेटा लेता हूँ, इनको एक्वायर करता हूँ, एंड आई विल मेक इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी टू मेक दिस कंपनी अ बिगर वन। कंपनी तो मैंने एक्वायर कर ली ना, नाम तो मेरा चलेगा, समझे? तो इस टाइप से स्ट्रेटेजिकली यू एक्वायर कंपनीज विच आर बेनिफिशियल फॉर योर ग्रोथ। अब मैं यहाँ पर क्या क्या देखूंगा, सबसे पहले तो मैं देखूंगा इनके साइज ऑफ बिजनेस। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि स्मॉल स्केल पे है, बट भाई स्मॉल स्केल पर भी कितना यूएसडी है, कि, या फिर कितना जो सिंगापुर की करेंसी है, क्या क्या वहां पर कितना साइज है उनका। उसके बाद मैं देखूंगा कि कॉम्पिटिटर्स क्या है इसके। नॉर्मल सी बात है, वैसा तो नहीं ना कि सिर्फ ये एक लौती कंपनी है, वहां पे हो सकता है कि बहुत सारी ऐसे मल्टीपल कंपनीज हो जो प्रेजेंट हो वहां पर। एंड मैंने तो इसको एक्वायर करने का सोचा है, बट हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कुछ अच्छी कंपनीज हो जिन पे मेरी नजर ना गई हो, एंड आई हैव नॉट कंडक्टेड अ ड्यू डिलीजेंस। एक वर्ड याद रखना, बहुत ही ज्यादा, ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू थिंक एग्जॉस्टिवली ऑन इट, किया अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या हो सकता है, ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, शॉर्ट एनालिसिस हो गया, बहुत सब कुछ आ जाता है ड्यू डिलिजेंस में। कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, आप कंपनी के फाइनेंसिस देख रहे होते हो कि वो कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है या कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी चल ही नहीं रही है वहां पे। उसका मुझे प्रॉफिट रेवेन्यू शीट्स देखनी पड़ेंगी, उनका मॉडल ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा, कंपनी की ग्रोथ देखनी पड़ेगी। यार पता लगे कि कंपनी 500 करोड़ इनिशियल रेवेन्यू था उसका पहले साल में, और उसका अब तक भी सिर्फ 510 करोड़ रेवेन्यू है। तुम कह रहे हो कि यार 5 साल में सिर्फ 10 शेयर बढ़ा, मतलब मार्केट नहीं बढ़ रहा है उतना, तुमसे कोई अच्छा कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे फिर मार्केट हो ही ना। ड्यू डिलिजेंस करना है हमें उसका पूरा, कंपनी के ग्रोथ क्या है, कस्टमर बिहेवियर वगैरह, उसके पास कैसे अपना डेटा मेंटेन करती है, कोई ऐसे उस पे स्ट्रिक्ट कोई लीगल केस इशू नहीं है जो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ उसके चल रहे हैं, लोकल रेगुलेशंस के साथ क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अब ये फूड डिलीवरी कंपनी है, तो मैं क्या क्या देखूँगा कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है उनकी, इज देयर समथिंग इन विच दे आर लैगिंग बिहाइंड, उनकी कंपनी इनोवेट कितना करनी है, हाउ मच दे हैव इम्प्रूव्ड इन प्रीवियस ईयर्स, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कितना उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उनका एम्प्लॉय बेस क्या है, एम्प्लॉयज की डाइवर्सिटी क्या है, कितने एम्प्लॉयज वहाँ के नेटिव एम्प्लॉयज हैं, मतलब स्पेसिफिक टू दैट कंट्री। सो दे मस्ट नो समथिंग बेटर देन ना आउटसाइडर्स यार। जो ये बंदा यूएस में रह रहा है, अगर एक इंडियन वहां पर जा रहा है तो यूएस वाला है, दे मस्ट बी नोइंग मच बेटर देन हिम। तुम यहाँ पर इंडिया में कोई यूएस से आ रहा है तो यू विल गाइड हिम ना। सो दैट्स वाई कि उनका नेटिव लोग कितने हैं वहां पर, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो मैं देखूंगा। तो ये सब चीजें देखने के बाद आई विल अराइव ऑन अ कंक्लूजन कि चलो यार, वेदर आई वांट टू मर्ज एंटर इनटू अ सिनर, मैं देख रहा हूँ कि सिनर्जी है हमारे बिजनेस में। सिनर्जी होता है वही जो मैंने बताया था कि ए प्लस बी, ए भी सेम काम कर रहा है, बी भी सेम काम कर रहा है, ए प्लस बी साथ में मिलकर कितना काम कर सकते हैं, हाउ मच दे कैन डू। सो इस टाइप की चीज होगी जो मैं देखूंगा पूरा का पूरा इन एंटरिंग इनटू अ मर्जर ग्रोथ एंड एक्विजिशन सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। ठीक है, ये सब केस ना अभी तुम्हें ओवरव्यू मिल रहा है सब केस का कि तुम कैसे अप्रोच करोगे। अभी जब आएंगे ना फार्मा वाले पे तो हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे और तुम्हें वहां पर आएगा मजा। अब एक और डिस्कस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी केस स्टडी। तो your client is Good Looks, a retail chain player in the women fashion market. It's been in the industry for a long time but has experienced declining revenues each year for the past 5 years. Good Looks want to understand what is causing this decline, what can the organization do to drive revenue, what can they do to drive uh, revenue. ये टाइप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सिचुएशन समझा हमको। यहाँ पे यार एक क्लाइंट है, तुम्हारा क्लाइंट कौन तुम्हारे पास आया है, एक ऐसा है, एक फैशन कंपनी आई है वुमेन फैशन मार्केट में जो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है, बट पिछले 5 साल से उसके रेवेन्यूज कम हो रहे हैं।
तो भाई गुड लुक्स वांट टू अंडरस्टैंड कि ये डिक्लाइन किस चीज से हो रहा है एंड इस डिक्लाइन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ कैन दे ड्राइव रेवेन्यूज अप अगेन। सब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना फ्रेमवर्क उठाते हैं और फ्रेमवर्क से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का जो फ्रेमवर्क है हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी वाले फ्रेमवर्क से। ठीक है, तो अब देखो, हम अगर अपने इसकी बात करते हैं तो हमें 3 फैक्टर बता रहा है यहाँ पे। या तो रेवेन्यू, या कॉस्ट, या मार्केट। ये 3 चीजें होती हैं जो क्या करती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकती हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था कि आप ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हो, आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस ड्राइव करते हो। कौन सी किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें रिवीजन नहीं किया है, जिनको नहीं ध्यान, ये बता देता हूं मैं। बिजनेस प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2, एंड देन हाइपोथेसिस, एविडेंस क्या क्या है इनको, एंड देन फाइनल रिकमेंडेशन। तो हम वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो, अब हम सबसे पहले उनसे क्या पूछ रहे हैं कि यार चलो ठीक है, आपका रेवेन्यू कम जा रहा है, मुझे ये बताओ कि इज देयर एनी चेंज इन द प्राइस। अब यहाँ पर मैं इंटरव्यू को पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे बताया कि ऐसा सिचुएशन है, आई कैन थिंक ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड मार्केट। सो क्या यहाँ पर कोई चेंज आया है प्राइस में, प्रोडक्ट मिक्स में, इलास्टिसिटी में, ब्रांड में, कोई ऐसा चेंज आया है? तो चलो उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया। फिर मैंने कहा कोई कॉस्ट में चेंजेस हैं क्या, कि फिक्स्ड है, वेरिएबल्स हैं, ऐसा कुछ आपकी में चेंज आया हो कि R&D में यू आर गाइस आर स्पेंडिंग मोर, मार्केटिंग में यू गाइस आर स्पेंडिंग मोर। क्योंकि अभी तुम शार्क टैंक देख रहे होगे लोग, और शार्क टैंक में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ रही हैं विच आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग, एंड ज़्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करने से जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। द मनी द पीपल हैव, दे आर स्पेंडिंग ऑल ऑफ इट ऑन मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग हो रही है बस, पर सेल्स नहीं ड्राइव हो रही। तो क्या पता यहाँ पर भी हम उसको समझते हैं कि क्या वो सेम सिचुएशन हो रहा है। एंड देन COGS है, कोई लेबर चार्जेस में चेंज आया है, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, रेवेन्यू और कॉस्ट में तो मेरा कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने बोला ठीक है यार, तो व्हाट आई कैन अज्यूम मैक्स। और ये डिस्कशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा उससे, क्लाइंट से। आप उसको बोलोगे यार मेरा ये हाइपोथेसिस है कि 3 चीज़ों से हो सकता है, अगर आप मुझे डेटा दे दो। चलो अब वो बोलेगा कि भाई मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि रेवेन्यू कम हो रहे नहीं है, तो आप बोलो मुझे आप पिछले 3-4 साल का ना रेवेन्यू डेटा दे दो कंपनी का। अगर आपको रेवेन्यू डेटा मिल गया तो आप रेवेन्यू डेटा से ग्रोथ निकाल लोगे कंपनी की। आप उससे अगर वो बोले कि नहीं यार मुझे तो नहीं पता, तो आप उसे डेटा मांगने लग जाओ इंटरव्यूअर से। चलो ठीक है, आप बता रहे हो कि नहीं बताओगे, अब मुझे बता दो, तो अब मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, आई विल सॉल्व दिस, बट यू नीड टू प्रोवाइड मी डेटा ऑन प्राइस, कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस रखा। अगर वो प्राइस दे दे आपको, देन सी कि उसमें प्राइस कैसे मूव हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने अपने प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, नॉर्मल सी बात है, आप किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ कस्टमर्स, द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स विल गो डाउन। एंड इलास्टिसिटी यहाँ पर ये होती है कि विद व्हेन यू चेंज प्राइस, तो हाउ द डिमांड्स गेट्स इफेक्टेड, यहाँ पर आती है प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी। देन क्वांटिटी की, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स में चेंज आया आपका, ऐसे सब। कॉस्ट, उसे पूछो कि यार पहले क्या कॉस्ट आती थी व्हेन यू डिजाइन वन क्लोथ। तो ये सब उससे तुम डेटा मांगो, तो तुम्हें डेटा देगा एंड यूज दैट टू ड्राइव दिस थिंग्स। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट। चलो फैशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, वुमेन स्टाइल लाइफस्टाइल की। तो यहाँ पर अब देखो जो लास्ट वाला है ना, ट्रेंड्स, ट्रेंड कैसे इफेक्ट करता है। अब हमने देखा कि यार ये 5 साल पहले तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, बट अब ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में कोई ऐसा ट्रेंड आया हो, कोई ऐसी कंपनी आई हो, या फिर ऐसा कस्टमर, क्योंकि देखो फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि चेंजेस विद टाइम, एंड इट चेंजेस रैपिडली। इस साल ये अब जैसे ओवर साइज कपड़ों का चल रहा है ट्रेंड, उससे पहले नैरोज का ट्रेंड, तो ऐसे ट्रेंड्स बनते रहते हैं मार्केट में फैशन की में। तो मैं एक तो चीज़ ये बता सकता हूँ कि यार हो सकता है कि आपके जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, जो कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यू आर नॉट अपडेटिंग योर इन्वेंट्री। कि आप तो भाई अभी पुराना माल बेच रहे हो अपना, आपने कोई डिज़ाइन ही नहीं किया, आपने कुछ इनोवेशन ही नहीं लाया। तो उस केस में
उसकी वजह से आपका रेवेन्यू कम जा सकते हैं। देन कंपटीशन, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर अडेप्टिंग मोर, दे आर बीइंग मोर इनोवेटिव, उनके प्राइसेस अच्छे हैं, उसकी वजह से उनके रेवेन्यू ज़्यादा हो सकते हैं। देन कंज्यूमर सेगमेंट्स नीड्स क्या क्या है कि कंज्यूमर को जो आप बना रहे हो चाहिए नहीं यार, आप सिर्फ फॉर्मल में डील कर रहे हो। अब फॉर्मल्स में छोड़ो, अब कैजुअल्स वियर ज़्यादा हो गया, ये लोग ऑफिस में भी कैजुअल्स डाल रहे हैं और आप सिर्फ फॉर्मल से प्ले कर रहे हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा नहीं है, आप कंज्यूमर का सेगमेंट्स, उनकी नीड्स नहीं समझ पा रहे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द अनमेड नीड दैट इज प्रेजेंट इन द मार्केट। तो इस टाइप के फैक्टर से मैं उसको बताऊंगा। अब कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं रेवेन्यूज। सो सबसे पहले तो यू हैव टू अपडेट योर इन्वेंट्री, यू हैव टू अपडेट योर पाइपलाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कंज्यूमर कैसा है। एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फैशन के हिसाब से सोचा। फैशन इंडस्ट्री में अब इतने सारे हमारे पास आउटलेट्स हैं, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, लिवाइस वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के आपके पास है। तो वो कैसे सेल्स बढ़ाते हैं, तुम्हें ध्यान है? कभी फेस्टिवल डिस्काउंट चलता है, कभी लॉयल्टी प्रोग्राम चलते हैं उनकी कि यार आप कार्ड बनवा लो, यू गेट अ गोल्ड मेंबरशिप और दिस प्लेटिनम मेंबरशिप एंड ऑन एवरी परचेज यू विल गेट दिस मच ऑफ डिस्काउंट। एंड उसके साथ साथ आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स यू कैन यूज टू रिडीम other things, or you can use them to buy new clothes, or you can redeem them in some cafes or outlets, food outlets। तो समझा तो मैं कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे बढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे डिमांड सप्लाई का खेल है। देखो नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, डिमांड सप्लाई का खेल है कि आपके पास डिमांड ही नहीं आ रही है, तो मुझे डिमांड क्रिएट करनी है। डिमांड मैं कैसे क्रिएट करूंगा, मैं कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है उसका जो मैं उसको फोर्स करूंगा उस चीज बाय करने के लिए। अब देखो तुम गए होते कई बार, तुम लोग अपने मिंत्रा पे जाकर कार्ट में ऐड करते रखा होगा तुमने कोई शूज या फिर कोई ऐसा नए सनशेड्स आई है, एंड तुम देखते रहते हो कि यार इसका प्राइस कब कम होए। जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ, लोगों ने खरीदना धड़ाधड़ चालू हुआ, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। दैट मीन्स कि मैं ये सब ऐसे टैक्टिक्स यूज कर रहा हूँ जिससे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डिमांड। या मैंने क्या बोला, मैंने कहा अच्छा चलो आजकल ना इन्फ्लुएंसर्स बड़े चल रहे हैं, तो तुम क्या करो, अपनी ब्रांड्स के कपड़े ना तुम इन्फ्लुएंसर्स को दो, उनके साथ कोलैबोरेशन करो और उनकी मार्केटिंग अच्छे से करो, उसमें भी तुम्हारा रेवेन्यू अच्छा चले जाएगा। और मैंने देखा कि यार तुम्हारा जो स्टोर है ना वो ऑनलाइन है ही नहीं, उसकी प्रेजेंस, तुम्हारा स्टोर तो सिर्फ ऑफलाइन ही है। ये भी बहुत मेजर ट्रेंड है अगर फैशन मार्केटिंग की बात करूँ तो, कि यार आजकल सब ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो आपका तो स्टोरी ऑफलाइन है यार, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है भाई तू, तुम्हारा स्टोर ऑफलाइन है। सो मार्केट देखो, उसके बारे में ट्रेंड समझो, उस मार्केट में डिमांड सेल कैसे होती है, कैसे कंज्यूमर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं अब इतना डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कि जनरल केस स्टडीज, ठीक है, हम अलग अलग सेगमेंट में गए हैं। थिंक गाइस, अब हम ना मास्टर बनते जा रहे हैं केस स्टडी के। हमने प्रॉफिटेबिलिटी केस स्टडी कर ली, हमने एक कॉफी स्टोर खोल दिया, हमने मार्केट साइजिंग कर ली, हमने एक फूड इंडस्ट्री का देख लिया, हमने कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का हमने केस सॉल्व कर लिया, हमने फैशन कंपनी का केस सॉल्व कर लिया, हमने एक कॉफी शॉप ओपन किया, हमने पिज्ज़ा मार्केट देख ली, हमने च्युइंग गम मार्केट देख ली यार। तो अब इनसे पता है क्या फायदा होगा, अब इनसे हम जंप करते हैं फार्मा पे। और तुम्हें अब आइडिया लग चुका होगा इस चीज़ का कि तुम्हें कोई भी केस आ जाए, ऐसा नहीं कि चलो, क्योंकि होता क्या है कि बिग फोर में कई बार क्या होता है कि वो लोग फार्मा पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। उनको क्या होता है ना कि खेलने में बड़ा मजा आता है कि यार चलो ठीक है, फार्मा तो करते रहोगे तुम लोग, मैं क्या करता हूँ तुम्हें जनरल केसेस देता हूँ आज। मैकेन्जी, बीसीजी, बेन, ये लोग क्या करते हैं ये जरूरी नहीं तुमसे फार्मा रिलेटेड केस पूछे, डिस्पाइट यू गोइंग देयर फॉर अ फार्मा रूल, फार्मा स्पेसिफिक रूल, वो कोई भी केस तुम में से उठा लेंगे। दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू थिंक। इसलिए अब हमने जनरल सोच लिया है, बट नाउ वी विल मूव टू फार्मा केस स्टडीज।